तो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है जो हमारा 1980 का जो लेटर चल रहा था उसी का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसके लिंक ऊपर आई बटन में, और अगर आप इस पूरे प्लेलिस्ट पे नए हो मीन्स आपने इस पूरे प्लेलिस्ट की एक भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तभी जाके पूरी प्लेलिस्ट देखना है। ठीक है, तो पहले ये वीडियो देख लेना। ठीक है, सब चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये होने वाला है 1980 के लेटर का पार्ट 2। ठीक है, तो अब चालू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो इसमें चालू करेंगे हम लेसन नंबर 4 से। तो जो बाकी के जो पहले के 3 लेसन थे वो हम पहले बता चुके हैं इस वीडियो के पार्ट 1 में, तो आप देख लेना, उसके लिंक ऊपर आई बटन में। ठीक है, तो चालू करते हैं लेसन नंबर 4 से, चलते सीधा पीपीटी की तरफ। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, हम आ चुके हैं हमारी पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1980 पार्ट 2 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो बिना किसी टाइम पास के पीपीटी चालू करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आएगा लेसन नंबर 4। ठीक है, तो जो लेसन नंबर 4 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ कॉर्पोरेशंस इज फुली ऑफसेट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द इम्प्लिसिट टैक्स ऑन कैपिटल लिविड बाय इन्फ्लेशन एंड द एक्सप्लिसिट टैक्स लिविड बोथ ऑन डिविडेंड्स एंड गेन्स इन वैल्यू प्रोड्यूस बाय रिटर्न अर्निंग्स। यानी यहाँ पे वॉरेन बफेट जी रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर और वो सब चीज़ों की बात करते हैं। और तो यहाँ पे शॉर्ट में मीन्स वॉरेन बफेट जी कहना यही चाहते हैं कि मीन्स आप कितना भी रिटर्न कमाते हो वो मे भी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। वो रिटर्न को आप एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते हो। यानी समझ जाए किसी साल आपने 12% का रिटर्न कमाया, सो वो टाइम के इन्फ्लेशन यानी महंगाई और टैक्स के हिसाब से मे भी 12% का रिटर्न कम होगा। और समझ जाए किस साल आपने 8% का रिटर्न कमाया, लेकिन फिर भी वो टाइम पे इन्फ्लेशन भी कम होगा और साथ ही साथ टैक्स भी कम होगा, जिसकी वजह से आपको जो 8% का रिटर्न है वो भी अच्छा लग सकता है। ठीक है, ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं। वो रिटर्न ऑन इक्विटी और टैक्स दोनों को मिक्स करके बात करते हो, कहते हैं कि मीन्स कितनी परसेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी आपके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं हमारे कैमरे पे। सो ये जो लेसन नंबर 4 है उसमें बेसिकली हम ROE के बारे में बताते हैं। सो मीन्स अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें हम बेसिकली बात कर रहे थे कि ROE मीन्स अगर किसी बिजनेस को मीन्स वो अच्छा रिटर्न कमा पा रहा है कि नहीं, सो उसको जानने के लिए हमें ROE बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी हमें ये जानना है कि ROE मीन्स कितना लेवल होना चाहिए ROE का। सो मीन्स अगर आप देखोगे कि कोई कंपनी में मीन्स 30% ROE होता है, किसी में 40% ROE होता है, सो मीन्स अच्छा ROE कितना है, मीन्स क्या 20% ROE अगर कोई कंपनी दे रही है तो क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इसका जवाब यहाँ पे वॉरेन बफेट जी देते हैं। वे कहते हैं कि जो ROE यानी जो रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो बेसिकली कोई एक एब्सोल्यूट फिगर नहीं हो सकता। ROE यानी बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो भी होता है मीन्स ये रिलेटिव होता है। अगर समझ जाइए किसी साल की मीन्स इन्फ्लेशन ज़्यादा है या फिर टैक्स रेट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ROE ज़्यादा ही होने वाले सब कंपनियों का। ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको किसी भी कंपनी का मीन्स अगर आपको किसी भी सेक्टर का कभी भी इन्वेस्ट करना है और आपको जानना है कि मीन्स परफेक्ट ROE क्या होता है, आपको जानना है कि मीन्स क्या ROE सही होना चाहिए। मीन्स समझ जाए इस ROE यानी समझ जाए X ROE, तो समझ जाए मीन्स 20% का ROE, यानी अगर समझ जाइए वो साल 20% ROE अच्छा लगा आपको, सो आपको मीन्स 20% ROE की जितने भी ऊपर वाली कंपनी है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी मीन्स इसी चीज़ की बात करते हैं कि 20% निकाले कैसे। वे कहते हैं कि आपको एक परफेक्ट यानी एक अच्छा ROE निकालने के लिए यानी एक पर्टिकुलर साल के लिए एक अच्छा ROE निकालने के लिए आपको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक होता है वो साल का टैक्स रेट और एक होता है इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, सो अगर टैक्स रेट ज़्यादा है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी ज़्यादा है, सो जो आपका ROE है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते ही इतना ही है कि मीन्स किसी साल समझ जाइए कोई ऐसा बेकार साल हो तब मीन्स 30 या 40% का ROE भी बेकार हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा अच्छा साल हो जहाँ पे मीन्स 10% का ROE भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो अभी बेकार साल कैसा होता है मीन्स जहाँ पे 40% का ROE बेकार हो सकता है, यानी समझ जाए ऐसा कोई साल जिसमें हमारे GDP की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, जिसमें बेसिकली जो हमारा GDP बहुत एकदम एक्सपांड कर रहा हो, जिसमें बेसिकली जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसमें टैक्सेस भी ज़्यादा हो। ठीक है, सो वो टाइम पे जो ROE है वो नॉर्मली ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से 30-40% का ROE भी है वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है यानी जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, ऐसी कोई मीन्स खतरनाक सिचुएशन का टाइम, तभी मीन्स बेसिकली जो सब कंपनियों को लॉस होने लग जाता है और तभी अगर 10 से 15% का ROE मिलता है सो वो अच्छा होता है बेसिकली। ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं कि आपको अगर ROE को लेके इन्वेस्ट करना है सो आपको बेसिकली आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मीन्स वो टाइम का इन्फ्लेशन कैसा है, ज़्यादा है, और जो टैक्स है वो कैसा है, ज़्यादा है। अगर ये दोनों चीज़ ज़्यादा है या फिर मीन्स समझ जाए इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई सो बेसिकली ROE भी ज़्यादा होने वाला है। सो आपको मीन्स जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड था उसको थोड़ा ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन कम है सो आप मीन्स उस जो नॉर्मल स्टैंडर्ड था उसको थोड़ा नीचे ले सकते हो, मीन्स उसकी थोड़ी मीन्स आजू बाजू 2-3% के आजू बाजू की कंपनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे वॉरेन बफेट यहाँ पे ROE की बात करते हैं। और बस ये था लेसन नंबर 4। अगर आपको मीन्स थोड़ा सा भी डाउट है लेसन नंबर 4 में तो आप थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लेना। मीन्स हमने बेसिकली इसमें ROE के बारे में समझा है कि एक स्टैंडर्ड ROE कितना होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ROE मीन्स वॉरेन बफेट के हिसाब से
एक स्टैंडर्ड आरओई कितना होना चाहिए, मीन्स इसके ऊपर अगर कितने किसी भी कंपनी का आरओई है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आरओई टैक्स और इन्फ्लेशन के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। सो ये था लेसन नंबर 4। अब चलते लेसन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 4 समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं हम लेसन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सो जो लेसन नंबर 5 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वी बिलीव दैट शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ऑफ स्टॉक और बॉन्ड प्राइसेस आर यूजलेस। द फोरकास्ट may tell you a great deal about the forecaster, then they tell you nothing about the future। यानी जो स्टॉक और बॉन्ड होते हैं उनके जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होते हैं, यानी उनके प्राइस अभी ऊपर जाने वाले नीचे जाने वाले, वो सब एकदम यूजलेस होते हैं, ठीक है। और अब इस चीज़ को हम अच्छे से थोड़ा और डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे पे, ठीक है। तो जो लेसन नंबर 5 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो बॉन्ड है और जो स्टॉक है उसके शॉर्ट टर्म फोरकास्ट से कुछ नहीं हो सकता। मीन्स आपने देखा होगा जैसे CNBC आवाज़ या फिर जी यूजर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं जिसमें बेसिकली वो बताते हैं कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट ऐसा होगा, आज ऐसा होने वाला है, पिछले कुछ महीने में ऐसा हो सकता है। तो मीन्स बेसिकली उसमें शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यानी बॉन्ड और स्टॉक में शॉर्ट टर्म फोरकास्ट से कुछ नहीं होने वाला, यानी मीन्स शॉर्ट टर्म फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाया अभी तक। मीन्स शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट कैसा ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है कोई पता नहीं लगा पाया। क्या मीन्स मैं आपसे जनवरी में पूछूंगा कि शेयर मार्केट कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने को नीचे जाने वाला है, आप सब बोलोगे मीन्स ऊपर जाएगा, कोई बोलेगा नीचे जाएगा। अब कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि मार्च में भाई इतना बड़ा क्रैश आने वाला है, ठीक है। सो इसलिए वॉरेन बफेट जी और मैं मीन्स हम सब लोग मिलकर ये बोलते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हो तो आपको बेसिकली झटका खाने के लिए मीन्स लॉस सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी इसी चीज़ की बात करते हैं कि मीन्स ये जो फोरकास्ट होते हैं सब लोग बोलते हैं कि मीन्स ये जो शेयर मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। जैसे आपने देखा होगा मीन्स बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला का इंटरव्यू हुआ था तो उसमें बेसिकली उन्होंने कहा था कि ये जो 2020 का ईयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट ऊपर जाने वाला है। सो मीन्स वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ये जो फोरकास्ट है यानी जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट है वो आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बताता, लेकिन जो फोरकास्टर है यानी जिस बंदे ने भविष्यवाणी की है उस बंदे के बारे में बताते हैं। यानी जैसे आप राकेश झुनझुनवाला की बात ले लो, उन्होंने बोला था कि जो मार्केट है वो हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, 2020 में भी वो मीन्स ऊपर जाने वाला है, एक अच्छा साल होने वाला है मार्केट के लिए। सो इससे हमें भविष्य के बारे में पता नहीं चलता, इससे हमें राकेश झुनझुनवाला के बारे में पता चलता है। इससे हमें राकेश झुनझुनवाला के बारे में ये पता चलता है कि वो बहुत बड़े बुल है। यानी बुल क्या होता है, बुल बेसिकली मीन्स कि वो मीन्स हमेशा अच्छा सोचते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे यही कहते हैं कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट से कुछ नहीं होने वाला, आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक थॉट ऐड करना चाहूँगा, एक कोट ऐड करना चाहूँगा। मीन्स एक बहुत बड़ा कोट है, उसमें कहते हैं कि मीन्स अगर आपको फ्यूचर को सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है तो एक ही सेंटेंस है, और वो सेंटेंस क्या है, मुझे नहीं पता। अगर आपको फ्यूचर डिस्क्राइब करना है तो एक ही सेंटेंस है, वो है मुझे नहीं पता, ठीक है। ठीक है। सो ये था लेसन नंबर 5। अब चलते लेसन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेसन नंबर 5 समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। सो जो लेसन नंबर 6 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं वी बोरोड बिकॉज वी थिंक दैट ओवर अ पीरियड फार शॉर्टर देन द लाइफ ऑफ द लोन वी विल हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज टू पुट द मनी टू गुड यूज। The most attractive opportunities may represent themselves at a time when credit is extremely expensive or even unavailable. At such a time, we want to have a plenty of financial firepower. ठीक है। सो जो ये लेसन है उसमें वॉरेन बफेट जी बेसिकली उधार की बात करते हैं, यानी वो जो लोन रहते हैं बैंक से या फिर डेप्ट लेते हैं, उनकी कंपनी जो भी डेप्ट लेती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हम फाइनेंशियली पुअर है या फिर फाइनेंशियली वीक है, इस वजह से हम उधार नहीं देते हैं, हमारे उधार देने की कुछ और ही वजह है, ठीक है। सो ये जो वजह है पूरी उसको एक्सप्लेन करने के लिए एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ठीक है। सो उसके लिए चलते हैं हम सीधा हमारे कैमरे पे। सो ये जो लेसन नंबर 6 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि मीन्स आपने कोई भी कंपनी देखी होगी, सो वो कंपनी बेसिकली लोन क्यों देती है, वो बेसिकली अपना एक्सपेंशन करने के लिए या फिर अपने कुछ खर्चे निकालने के लिए लोन देती है, ठीक है। लेकिन जो वॉरेन बफेट की जो कंपनी है यानी बर्कशायर हाथवे, वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए लोन नहीं देती है। वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहते हैं, वे कहते हैं कि बाकी सब कंपनियों से अलग, यानी अनलाइक ऑल अदर्स कंपनी, यानी बाकी सब कंपनियों से अलग हम इस चीज़ के लिए लोन नहीं देते कि मीन्स हमें ज़रूरत है, हमें पैसे की ज़रूरत है या फिर ऐसी कोई चीज़ के लिए। हम बेसिकली लोन इसलिए देते हैं क्योंकि हमें पता है कि मीन्स अभी जो लोन है, समझिए हमने अभी लोन लिया, सो हम बेसिकली 15 से 20 साल का लोन देते हैं। तो अभी 15 से 20 साल एक बहुत बड़ा पीरियड हो गया, ठीक है। तो अभी 15 से 20 साल में मीन्स शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता है कभी भी, और कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आप सबको पता है। और नॉर्मली अगर आप एवरेज में देखोगे सो एवरेजली हर 10 साल में शेयर मार्केट में क्रैश तो आता ही है, ठीक है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी इसी चीज़ की बात करते हुए कहते हैं कि जो 15 से 20 साल का हम लोन लेते हैं उसमें जो पूरा पीरियड है 15 से 20 साल का, उसके पहले मीन्स कुछ ना कुछ मीन्स छोटे छोटे पीरियड में कुछ ना कुछ समय में एक क्रैश होने वाला रहता है, यानी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। सो ये लोन हम उसी चीज़ के लिए देते हैं।
यानी समझ जाए मार्केट क्रैश हो गया या फिर मार्केट में कुछ तो हुआ, एक करेक्शन है मार्केट में, सो तभी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ भाई ये कंपनी कितनी सस्ती है, भाई ये एप्पल मीन्स ये जो कंपनी कितनी सस्ते में मिल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो लेकिन वही टाइम पे अगर आपके पास पैसा नहीं है सो मीन्स आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और अगर आप ऐसे देखोगे तो जब ऐसा करेक्शन आता है मार्केट में, जब मार्केट क्रैश होता है, तब लोन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। तब बेसिकली जो क्रेडिट होता है वो बहुत ज़्यादा या तो महंगा हो जाता है या फिर मिलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप 2008 की बात करोगे तो तब ये लोन नहीं मिल रहा था, ना ही क्रेडिट मिल रहा था, लेकिन वॉरेन बफेट जी के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, उनके पास तकरीबन 120 बिलियन डॉलर थे। ठीक है, ताकि वो लोग इन्वेस्ट कर सकें। सो वॉरेन बफेट जिस चीज़ की बात करते हैं वे कहते हैं कि हम बेसिकली इसलिए लोन नहीं देते क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है, हम लोन इसलिए देते हैं क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड में यानी कुछ ना कुछ सालों में, यानी समझ जाए 15 साल का हमने लोन लिया, लेकिन 3 से 4 सालों में हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठाने के लिए लोन लेते हैं। क्योंकि हमें पता है क्योंकि अगर मीन्स वो अपॉर्चुनिटी आई, मार्केट में क्रैश हुआ या फिर ऐसा कुछ हुआ, सो तब जो लोन की जो इंटरेस्ट है वो महंगा हो जाएगा या फिर लोन मिलेगा ही नहीं हमको। ठीक है, सो इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लोन नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरफ धावा बोलने के लिए हम लोन लेते हैं। हमें बेसिकली इस बात का डर नहीं है कि मीन्स क्रैश में हमारा क्या होगा, हमें भी इस बात का डर है कि क्रैश में कुछ हुआ सो बेसिकली हम उसमें इन्वेस्ट ना कर पाए, हमें अपॉर्चुनिटी चुक जाए। ठीक है, सभी इस चीज़ से हमें सीखने क्या मिलता है, इस चीज़ से हमें ये बिल्कुल सीखने नहीं मिलता है कि हमें लोन लेना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो मीन्स प्लीज़ ऐसा मत करना, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी आप लोन मत लेना। क्योंकि मीन्स जो वॉरेन बफेट जी है उनकी मीन्स वो कंपनी के ऊपर लोन लेते हैं, यानी जो उनकी बर्कशायर हैथवे कंपनी है, इनके पास मीन्स इसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। सो इसलिए अगर वो लोन लेते हैं सो मीन्स उसको रिपे कर सकते हैं, लेकिन हमें लोन नहीं देना चाहिए। इससे हमें सीखने ये मिलता है कि हमें हमेशा हमेशा हमेशा, मैं वापस बोल देता हूँ, हमेशा अपना कुछ पैसा यानी जो हमारा पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज हिस्सा यानी तकरीबन 10 से 20% हिस्सा हमें एक इमरजेंसी फंड की तरह बैंक में रखना चाहिए, या फिर समझ जाए कोई छोटा छोटा बॉन्ड या फिर छोटे छोटे एफडी में रखना चाहिए, यानी 1 से 2 महीने के एफडी में रखना चाहिए। सो इससे होगा क्या, सो अगर समझ जाए कोई क्रैश हुआ, यानी समझ जाए आपने जनवरी में कोई ना कोई 2 महीने की एफडी बना दी होगी और उसमें मीन्स आपने थोड़ा पैसा रख दिया होगा, और फिर जब जो मार्च में क्रैश हुआ तब जो आपकी 2 महीने की एफडी थी वो पक जाती और बेसिकली आपको पैसा मिल जाता और आप बेसिकली में एकदम धनाधन इन्वेस्ट कर सकते थे मार्च में। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं था तो मीन्स इतनी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी मार्च में इन्वेस्ट करने का वो चला गया। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हैं और यहाँ से सीखना में यही चाहिए, इससे सीखना ये नहीं चाहिए कि हमें लोन लेना चाहिए, इससे हमें सीखना यही चाहिए कि अपना पोर्टफोलियो है उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत हिस्सा हमें एज एन इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। ठीक है, सो अगर इमरजेंसी फंड समझ जाए आपका पोर्टफोलियो का 20 to 30% हिस्सा इमरजेंसी फंड के रखा है आपने, तो अगर क्रैश हुआ या फिर 2008 जैसी सिचुएशन आई, आपकी जॉब चली गई, तो तब आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, मीन्स अपने जो मीन्स खाना पीना ये सब खरीद सकते हो आप अपने लिए। ठीक है, नहीं तो मीन्स आपको पता है कि मीन्स अगर ये सब सिचुएशन हुआ, क्रैश हुआ, आपकी जॉब चली गई, तो मीन्स खाने के भी वांदे पड़ जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए और आपको 2 इमरजेंसी फंड रखने चाहिए, एक होता है आपकी ज़रूरत के खर्चों के लिए और एक होता है बेसिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए। और ये दोनों फंड को एक साथ मिक्स नहीं करना है आपको मीन्स ये जो समझ जाइए ये जो ज़रूरत के खर्चे यानी जो खाना पीना वो सब आपकी बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना आप जी नहीं सकते हो। लेकिन अगर समझ जाए शेयर मार्केट का जो इमरजेंसी फंड है वो अगर ना हुआ फिर भी मीन्स आप जी तो सकते हो, आप बचोगे तो सही। ठीक है, मीन्स आप सलामत तो रहोगे। सो इसलिए आपको दोनों फंड अलग अलग रखने हैं, मीन्स मे भी दोनों फंड की अलग अलग एफडी बना दीजिए या फिर दोनों फंड को अलग अलग बैंक में रख दीजिए। ठीक है, सो आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो ये था लेसन नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला या फिर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो का जो लेसन्स थे वो आपको पसंद आए, आपको वॉरेन बफेट जी के बारे में या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, बेसिकली आपको अमीर बनना है, आपको ये सब चीज़ों के बारे में बहुत जानना है, आपको ये सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज चाहिए, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, और बाकी के जो पूरा प्लेलिस्ट है उसकी बाकी सब वीडियो भी देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।